नमस्कार, आदाब और राम राम दोस्तों। पेश है एक रोमांचक महागाथा, मृत्यु का देवता। भाग एक रहस्यमय कातिल। एक शहर डरा सहमा सा। वहाँ हो रही एक के बाद एक हत्याएं। एक बेरहम कातिल गुमनाम सा पुलिस के लिए मुसीबत बन गई। शहर के लोग अब शाम होते ही घरों में बंद होने लगे। पुलिस हर मोड़, हर गली में गश्त लगाती। हर रात पर खाली हाथ ही उनकी सुबह हो जाती। फिर भी हत्याएं थमती नहीं। पुलिस प्रशासन परेशान। क्राइम ब्रांच विभाग के इंटेलिजेंट इंस्पेक्टर आरव को केस सौंपा गया। आरव और उसकी टीम जुट गई कातिल के तलाश में। जघन्य अपराधों के लिस्ट को खंगाला गया। पुराने सीरियल किलरों से पूछताछ की गई, फिर भी कुछ सुराग ना मिला। चंद्रिका की सहेली कुसुम जो क्राइम रिपोर्टर थी। चंद्रिका के बारे में जानने के लिए मेरी वीडियो स्टोरी श्रापित मंदिर जरूर सुने अब आगे। कुसुम एक दिन इंस्पेक्टर आरव से मिलती है, उससे चर्चा करती है। वो बताती है सभी हत्याओं में एक ही हथियार का यूज किया गया है और हत्याओं का पैटर्न भी सेम है। हत्यारा लोगों को उस धारदार हथियार से मारकर उनका सीना चीर कर दिल निकाल लेता है और उसे लाश से 16 गज की दूरी पर एक सर्किल बनाकर रखता है। इंस्पेक्टर आरव ने उसे टोकते हुए कहा, मैडम जी इतनी जानकारी तो हमें भी है, हम भी इंटेलिजेंट विभाग के हैं। कोई नई जानकारी हो तो बताइए। नई जानकारी ये है इंस्पेक्टर साहब, हत्यारा किसी पे जोर आजमाइश नहीं करता, आराम से उनका कत्ल करता है और निकल लेता है। कुसुम ने आगे कहा, ये तो हमारे भी समझ से परे है कि बकरे खुद कटने कसाई के पास क्यों जाते हैं। आरव ने अपना माथा हाथ में टिकाते हुए कहा। थोड़ी देर दोनों में कुछ जरूरी बातें होती है। कुसुम वहाँ से चली जाती है। भाग 2 कत्ल का तरीका। रात के 8 बज चुके थे। वीणा रोज की तरह लोकल बस में बैठ के घर लौट रही थी। बस में कुछ एक लोग ही थे। सीरियल किलर के डर से लोग जल्दी ही अपने घर लौट आते हैं। बेटी इतनी रात को अकेले बाहर नहीं रहना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने आगे की सीट पर बैठे वीणा से कहा, क्या करूं बाबा, मैं एक नर्स हूं। आज हॉस्पिटल में एक मरीज का जरूरी ऑपरेशन था, इसलिए लेट हो गई। वीणा ने बूढ़े बाबा को जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वीणा बस से उतरकर अपने घर की ओर पैदल ही चलने लगी। रात का समय था और दहशत की वजह से ऑटो वालों ने भी निकलना छोड़ दिया था। कुछ देर चलने के बाद अचानक वीणा को एहसास हुआ कोई उसके पीछे आ रहा है। वो पीछे देखे बिना थोड़ी तेज चलने लगी। वीणा अपने घर के करीब पहुंची ही थी कि उसे एक अंधेरी गली में किसी के कुछ बुदबुदाने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, एक 20-25 साल का लड़का उस अंधेरी गली में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वीणा उसके पीछे जाने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ कदम चलने के बाद लड़का रुक गया। ऐसा लग रहा था मानो लड़का नींद में चल रहा हो, एकदम शांत। अचानक उस गहरे अंधेरे से एक शख्स निकला, कुछ संस्कृत के शब्दों को बुदबुदाते, हाथ में तेज और धारदार हथियार लिए। उस शख्स को देखकर वीणा के रोंगटे खड़े हो गए। डर से एक कार के पीछे वो जड़ हो गई। अंधेरे की वजह से उस शख्स का शारीरिक बनावट पता नहीं चल रहा था, पर उसके काले साए को देखकर वो किसी पौराणिक राक्षस से कम नहीं लग रहा था। अचानक उस काले साए ने उस लड़के का सीना चिरकर उसका दिल निकाल लिया। वो लड़का वहीं गिर गया, ना चीखा, ना चिल्लाया और ना रोया, जैसे उसने खुद को उस राक्षस को सौंप दिया हो। वीणा ये देखकर वहीं गश खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह के 6 बज रहे होंगे। अचानक वीणा को होश आया। वो उठी और अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। उसे एक शख्स दिखा जो उसके सामने चेयर पर बैठा बैठा नींद की झपकी ले रहा था। उसको देखकर वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। उसकी चीख सुनकर वो शख्स उठा और वो भी चिल्लाने लगा। तभी द्वार पर कुसुम की एंट्री होती है। क्या हो रहा है यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पूछताछ करने आए हैं या विक्टिम को डराने? उसने आरव को घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं कुसुम जी, मैं तो खुद डर गया था, आरव ने जवाब दिया। फिर दोनों ने वीणा की तरफ देखा। वो अब भी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। तुम डरो नहीं, बस हमें कल रात को क्या हुआ था ये बता दो, आरव ने वीणा से प्यार से पूछा। वीणा अब भी चुप थी, उसके होंठ कांप रहे थे। इंस्पेक्टर साहब अभी रहने दीजिए, इसे ठीक होने दीजिए, बाद में पूछताछ कीजिएगा, कुसुम ने कहा। तब तक वहाँ डॉक्टर और नर्स भी आ चुके थे। आरव और कुसुम दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलकर हॉस्पिटल कैंटीन में बैठकर बातें करने लगे। तभी आरव की फोन की घंटी बजी। हेलो सर, मैं हवलदार राम प्रवेश, उधर से आवाज आई। हाँ राम प्रवेश जी कहिए, आरव बोला। सर कल रात वाले शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उधर से फिर आवाज आई।
हाँ तो रिपोर्ट मेरे ऑफिस में भेजवा दीजिए। इतना कहकर आरव ने फोन काट दिया। हाँ तो कुसुम जी हमें जाने की आज्ञा दीजिए, आरव ने मजाकिया सुर में कुसुम से कहा। हाँ तो जाइए ना, मैंने थोड़ी रोक रखा है, कुसुम ने थोड़े गुस्से से कहा। आरव वहाँ से जाने लगा और कहता गया, अपना ख्याल रखिएगा, कातिल अभी भी बाहर घूम रहा है। आपके नकारा विभाग की वजह से कुसुम भी कम नहीं थी, उसने भी ताने मारे। भाग 3 चंद्रिका और अमन का शहर वापसी। रात का समय और उस डरे सहमे शहर से कोसों दूर एक बियाबान जंगल के एक वीरान घर में हाथों में टॉर्च जलाए और माइक पकड़े चंद्रिका अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। साथ में अमन उसके पीछे कैमरा लिए। कुछ जंगल किनारे गांव के ग्रामीण भी थे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग द घोस्ट हाउस में। आज हम घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान घर की हिस्ट्री खंगालने वाले हैं। साथ में बने रहिए, आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसी तरह से वो अपने ब्लॉग शूट करने में बिजी थी। देर रात तक ब्लॉग शूट करके वे अपने टेंट में लौट आए और सभी सो गए। सुबह का समय था। अमन ग्रामीणों को उनका पेमेंट कर रहा था। चंद्रिका जंगल में फोटोग्राफी कर रही थी। तभी अमन अपना काम खत्म कर आया और बोला, मैडम हमें यहाँ से चलना चाहिए। 2 सप्ताह से यहाँ ना कोई भूत दिखा ना कोई चड़ैल दिखी। मैं भी यही सोच रही थी अमन, चंद्रिका ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने वैन में बैठकर वहाँ से अपने घर को रवाना हुए। शहर पहुंचते ही उन्हें वहां घटने वाली घटनाओं का पता चला। चंद्रिका को उसके अपार्टमेंट में छोड़कर अमन भी अपने ठिकाने पर चला गया। शाम का समय था। हॉस्पिटल में आरव के साथ कुसुम भी पहुंच चुकी थी। वीणा ने उस रात वाले हत्यारे का स्केच बनाई थी जिसे आरव और कुसुम बड़े गौर से देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद आरव कुसुम से बोला, ये किस भूत की तस्वीर उसने बनाई है? ना आंखें हैं, ना मुंह और ना नाक। सच में वीणा ने जो तस्वीर बनाई थी उसका आकार मानवीय ही लग रहा था, लेकिन बहुत धुंधली, कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। हो सकता है हत्यारे ने अपने आप को काले कपड़ों में पूरी तरह ढक लिया हो, कुसुम ने उसे जवाब दिया। हाँ हो सकता है, आरव उदासीन होकर बोला। तभी वहाँ चंद्रिका और अमन की एंट्री होती है। कुसुम आरव से उनका परिचय करवाती है और शहर में होने वाली घटनाओं को विस्तार पूर्वक बताती चली जाती है। सब कुछ जानने के बाद चंद्रिका आरव से फिलहाल में हत्या के शिकार हुए लड़के के शव का एड्रेस पूछती है। आरव बताता है वो शव शहर के मुर्दाघर में रखी हुई है। थोड़ी देर बाद परिजनों को सौंप दी जाएगी अंतिम क्रिया के लिए। ये जानने के बाद तुरंत चंद्रिका अमन और कुसुम के साथ उस मुर्दाघर के लिए निकल जाती है। भाग 4 शव का निरीक्षण और काल सम्मोहन मंत्र। शहर के मुर्दाघर का निर्माण शहर के बाहरी इलाके में किया गया था। शव को लेने के लिए परिजन बाहर वेट कर रहे थे। चंद्रिका अमन और कुसुम के साथ वैन में वहां पहुंची और सीधे मुर्दाघर के अंदर दाखिल हो गई। सामने उस लड़के का शव रखा हुआ था। वहां कुछ गार्ड थे। उन्हें चंद्रिका ने बाहर जाने को कहा, साथ में अमन और कुसुम को भी। चंद्रिका उस शव का कफन हटाकर उसके माथे पर अपना हाथ रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई और अमन और कुसुम को साथ लेकर वैन में वहां से निकल गई। वे शहर में दाखिल हो चुके थे। चंद्रिका ने कुसुम से इंस्पेक्टर आरव को फोन कर एक रेस्तरां में बुलाने को कहा। कुसुम ने वैसा ही किया। वन विहार उस शहर का एक जाना माना रेस्तरां था। कुछ देर बाद शहर के ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए वो तीनों वहां पहुंचे। उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद आरव भी अपने एक स्टाफ हवलदार राम प्रवेश के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही कुसुम से प्रश्न किया, रिपोर्टर मैडम हमें यहाँ क्यों बुलाई है? ताकि यहाँ कॉफी का बिल आप दे। कुसुम ने भी तुरंत उत्तर दिया। जल्दी बताइए क्या जरूरी जानकारी है? कुसुम जी, आज जरूरी मीटिंग भी है ऑफिसरों के साथ, आरव ने खींचते पूछा। पहले बैठिए आरव जी, चंद्रिका ने कहा। सभी बैठ गए। थोड़ी देर बाद चंद्रिका बताने लगी, जैसे कि आपने कहा था, जितने भी मरने वाले विक्टिम हैं, वे खुद ही हत्यारे के पास चले जाते हैं और हत्यारा उनका बड़े आराम से हत्या करता है। मरने वाला विक्टिम उसका विरोध भी नहीं करता है। हाँ, आरव ने कहा। तब चंद्रिका आगे बताती है, जिस भी विक्टिम का कत्ल हुआ उन पर काल सम्मोहन मंत्र का प्रयोग किया गया था। काल सम्मोहन, ये कैसा मंत्र है? आरव ने पूछा। फिर चंद्रिका आगे बताती है, काल सम्मोहन मंत्र प्राचीन भारत के काला जादू करने वाले लोग करते थे, जो किसी राक्षसी देवता गुरुन की उपासना करते थे मनोकामना पूर्ति हेतु। ये जादू टोना ये सब बातें कानून नहीं मानता मैडम, आरव बोलने लगा। वो कोई सीरियल किलर है, आज नहीं तो कल वो मेरी गोली का शिकार होगा। आगे तो सुनिए आरव जी, कुसुम ने कहा। चंद्रिका आगे बताती है, हमें उस शख्स को ढूंढना है जिसने उस देवता गुरुन को जगाया है, जो उसे इंसानी बलि दे रहा है, क्योंकि अब तक करीब 9 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। अब उसे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए 3 और चाहिए। कुल 12 राशि चक्र का ये मांत्रिक क्रिया होती है।
यानी कि 3 कत्ल और होंगे, आरव गंभीर होकर कहता है। हाँ, कुसुम कहती है। तो उसे रोके कैसे मैडम? आरव ने फिर पूछा। उसे रोकने के लिए हमें उस शख्स की तलाश करनी होगी जिसने उस देवता को जगाया है, चंद्रिका आगे बोली। आरव घोर टेंशन में आ गया था। टेंशन में मत आओ आरव, क्योंकि इस प्रक्रिया में विक्टिम का खून देवता के मूर्ति को चढ़ाई जाती है, तभी वो देवता विक्टिम के पीछे आता है उसकी बलि लेने, चंद्रिका उससे कहती है। लेकिन उन शवों पे कुछ एक को छोड़कर पुराने जख्मों के निशान नहीं थे, आरव फिर कहता है। हो सकता है वो मांत्रिक खून ब्लड बैंक से लिए हों, तभी कुसुम सबको टोकते हुए कहती है। कुसुम की ये बात सुनकर आरव की आंखों में चमक आ जाती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। उसे पुलिस मुख्यालय से बुलवा आता है। आरव राम प्रवेश की ओर देखकर उसे सारे हॉस्पिटल ब्लड बैंक में तफ्तीश को भेज देता है और खुद सबसे विदा लेकर चला जाता है। तो अब हम क्या करें? अमन प्रश्न करता है। चंद्रिका अमन और कुसुम को वापस अपने अपने घर भेज देती है और खुद एक ऑटो बुक कर कहीं निकल जाती है। भाग 5, अनजान शख्स की खोज। हवलदार राम प्रवेश अपने कुछ साथियों के साथ हर हॉस्पिटल, हर ब्लड बैंक में तफ्तीश शुरू कर दी। उन्हें काफी समय बाद एक पुराने ब्लड बैंक में कुछ लीड मिली। वहाँ के ऑनर ने बताया कि करीब 1 महीना पहले हमारे ब्लड बैंक में खून की नई शीशियों की चोरी हुई थी। वो खून कुछ महीनों पहले ही उन्होंने कैंप लगाकर शहर वासियों से लिए थे। इतना सुनने के बाद राम प्रवेश ने उस दिन की रजिस्टर मंगवाई। अचानक खून देने वालों के नाम देखकर उसे वहाँ एक झटका सा लगा। तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को फोन मिलाने लगा। इधर क्राइम ब्रांच के ऑफिस में आरव घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में व्यस्त था। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया। हेलो सर, मैं राम प्रवेश। उधर से आवाज आई। हाँ राम प्रवेश जी, क्या हाल है? आरव ने पूछा। ठीक है सर, उधर से आवाज आई। बताइए क्या खुशखबरी है? आरव ने फिर पूछा। सर, हमें एक लीड मिली है। इतना कहकर राम प्रवेश सारा वृतांत सुनाता चला गया। कुछ देर बात करने के बाद आरव भी ब्लड बैंक की ओर निकल गया और उसके पीछे पीछे एक वैन भी निकली। शहर का पुराना ब्लड बैंक। आरव अपनी बाइक से वहां पहुंचा। राम प्रवेश और उसके साथियों ने उसे सैल्यूट किया। आरव बिना समय गवाए ब्लड बैंक के ऑनर से पूछताछ करने लगा। आरव का पीछा करने वाली वैन से 2 लोग उस पर नजर रखे हुए थे। आरव अचानक गुस्से में आया और उन्हें आदेश देने लगा, अगल बगल इलाके में जितने भी चोर उठ चुके हैं उन्हें तुरंत पास वाले थाने में इकट्ठे कीजिए। राम प्रवेश जी, हम थाने जा रहे हैं, वहीं मुलाकात होगी। फिर वो अपनी बाइक से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वैन भी उसके पीछे निकल गई। आरव थाने की ओर जा रहा था, पीछे वो वैन भी थी। अचानक आरव ने बीच सड़क में बाइक रोक दी। वो वैन भी हड़बड़ाकर उसके पीछे रुका। वो बाइक से उतरा और वैन के पास आकर ड्राइवर से ग्लास नीचे करने का इशारा किया। ग्लास के नीचे आते ही आरव बोला, कुसुम मैडम, कम से कम वैन तो चेंज कर लेते। क्या करें आरव साहब, हमारा बजट बहुत कम है, कुसुम भी तपाक से उत्तर दी। फिर वे सड़क किनारे एक रेस्तरां में बैठकर कॉफी पीते पीते किसी विषय में चर्चा करने लगे। शाम का समय था। आरव कुसुम और अमन को साथ लेकर पास वाले थाने पहुंचा। करीब दर्जन भर अपराधी जो चोर थे वहां लाइन में खड़े थे। थोड़ी देर बाद कुछ सिपाही आए और उनसे पूछताछ करने लगे। काफी देर बाद एक जग्गा नाम का चोर, उसने बताया कि वो उस ब्लड बैंक में घुसा था चोरी करने, पर उसने वहां से कुछ भी नहीं चुराया। आरव उस पर थोड़ा जोर आजमाया, फिर भी वो चोर वही बात में अड़ा रहा। आरव का माथा ठनका। उसने सभी को छोड़ने को कहा। फिर कुछ सोचने के बाद कुसुम और अमन के साथ दोबारा उस ब्लड बैंक के लिए निकला। भाग 6, बाबा गौरानाथ का आश्रम। उधर आरव, कुसुम और अमन पूरे जोर शोर से हत्यारे की तलाश कर रहे थे और इधर चंद्रिका बाबा गौरानाथ के आश्रम पहुंच चुकी थी और बाबा से राक्षसी देवता गुरुन के निवारण के लिए विचार विमर्श कर रही थी। बाबा उसे बताते हैं कि जो भी साधक है उसने काली मिट्टी से उसकी मूर्ति बनाई है और राक्षसी देवता का प्राण प्रतिष्ठा किया है और उसे रोकने का एक ही उपाय है, उस मूर्ति को खंडित करना, और ये काम 12वां चक्र के पूरा होने से पहले करना है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मांत्रिक हथौड़े का प्रयोग करना होगा जो तुम्हें हमारे आश्रम में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ एक बार ही तुम इसका प्रयोग कर सकती हो। दूसरी ओर आरव कुसुम और अमन के साथ उसी ब्लड बैंक में पहुंचा। वहां पर उसका ओवन नहीं था। अंदर रिसेप्शन में एक युवक बैठा हुआ था। आरव उस बुजुर्ग ओवन के बारे में पूछा। उस युवक ने बताया वे तो घर चले गए हैं। फिर आगे पूछने पर उस युवक ने बताया वो शहर के बाहर एक वीआईपी इलाका है, उसी में रहते हैं।
रात बहुत हो चुकी थी। अमन और कुसुम आरव को थाने में छोड़कर अपने अपने घर निकल रहे थे। तभी अमन के फोन में मैसेज आया। वो मैसेज चंद्रिका का था। उसने उसे बाबा का आश्रम बुलाया था। अमन और कुसुम आश्रम की ओर निकल गए। आरव परेशान था। थाने के बगल वाले गेस्ट हाउस में लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसकी फोन बजी जो राम प्रवेश की थी। उसने बताया कि उस दिन ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या सैकड़ों में थी। इनको ट्रैक करना आसान नहीं है। थोड़ी देर उनकी बातचीत हुई। आरव गेस्ट हाउस से बाहर निकला। उसे एक बूढ़ा सिपाही दिखा जो गेस्ट हाउस में पहरा दे रहा था। वो उसके पास चला गया। टहलते टहलते बूढ़े सिपाही आरव को अपनी ओर आते देखकर सैल्यूट मारने वाला था। तभी आरव ने इशारे से उसे मना किया। काका, आप यहाँ कब से हैं? आरव ने पूछा। सर, मेरे को लगभग 25-26 साल हो गए इस कस्बे में ड्यूटी करते करते, उस बूढ़े सिपाही ने कहा। मुझे कुछ जानना है काका, आरव ने संकोचवश पूछा। हाँ सर, पूछिए, जो भी पूछना हो, उस बूढ़े सिपाही ने कहा। ये अनिमेष आचार्य कैसे आदमी है? आरव ने पूछा। कौन? वो ब्लड बैंक वाले? बूढ़े सिपाही ने भी पूछा। हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ, आरव ने फिर पूछा। तब बूढ़े ने उसे बताया कि आदमी बहुत भले हैं, दान पुण्य करने में आगे रहते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ? क्या बुरा हुआ काका? आरव चौंकते हुए पूछा। बूढ़े सिपाही ने फिर आगे बताया। उनका एक बेटा था जिसने फांसी लगा ली थी और इस दुख में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। केवल वही बचे हैं। बूढ़ा सिपाही बोलते बोलते रुक गया। उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली क्यों? आरव ने फिर पूछा। सर, इतना तो मैं भी नहीं जानता, पर उनके बेटे को किसी लड़की से प्यार था, उसने उसे धोखा दे दिया। लोग यही बात बोलते हैं। तभी आरव का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया। फोन उसके क्राइम ब्रांच ऑफिस से था जो कह रहा था, सर, अभी अभी सिटी मॉल में एक और हत्या हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पहले होते आए हैं। आरव बूढ़े सिपाही से विदा लेकर अपने बाइक में घटना स्थल की ओर निकल गया। भाग 7 राक्षस देवता गुरुन का अंत। अमन और कुसुम चंद्रिका को साथ लेकर शहर पहुंच चुके थे। तभी उन्हें एक और हत्या की खबर मिली। वे सीधे घटना स्थल और पहुंचे। वहां पहले से ही आरव तफ्तीश में लगा था। कुसुम वहां पहुंचते ही आरव से प्रश्न की। उस शख्स का पता चला, इंस्पेक्टर साहब। आरव ने कुछ नहीं कहा। उन्हें इशारे से मॉल के बाहर वेट करने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद आरव अंदर से बाहर आ गया। उसने बताया कि एक शख्स पे उसे शक तो है, मगर कानून के पास सबूत नहीं है, इसलिए उसे हिरासत में नहीं ले सकते हैं। कौन है वो शख्स? कुसुम फिर पूछी। वही ब्लड बैंक का ओवन अनिमेष आचार्य, आरव ने कहा। हमें उसके घर की छानबीन करनी होगी, चंद्रिका बोली। हमारे पास वारंट नहीं है, हम किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते, आरव ने कहा। हम चुपके से छुपते छुपाते तो कर सकते हैं ना, वहीं पास खड़े अमन ने कहा। सुझाव तो अच्छा है, आरव ने कहा। रात्रि के 2 बज रहे थे। अमन वैन को तेजी से दौड़ाकर वीआईपी इलाके में बने अनिमेष आचार्य की कोठी पर ले गया। वहां गेट पर 2 गार्ड थे। आरव पीछे से घेरा फांदकर उस कोठी में दाखिल हो गया। अंदर सारी लाइटें ऑफ थी। बहुत बड़ी जगह थी, लगभग 10 एकड़ का प्लॉट था, झाड़ियों और पेड़ों से भरा। आरव किसी तरह उस कोठी में दाखिल हुआ। सारे कमरों की तलाशी लेने लगा। बाहर वैन में अमन, कुसुम और चंद्रिका उससे फोन कॉल से जुड़े हुए थे। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी आरव को कुछ न मिला। वो लौट रहा था झाड़ियों से छुपते छुपाते। तभी उसकी नजर एक स्टेच्यू पर पड़ी जिसे कपड़ों से ढका गया था। वो वहां गया और कपड़ा हटाया। उसने देखा कि भगवान की स्टैचू है। फिर वो वहां से जाने वाला था कि मंदिर की घंटी सुनाई दी। वो उस आवाज की दिशा में चला गया। वहां उसने देखा एक बूढ़ा शख्स किसी अनजान देवता की आराधना कर रहा है। अजीब से शब्द और मंत्रों का प्रयोग कर रहा है। इतना देखते ही आरव समझ गया कि हो ना हो ये वही शख्स है। आरव अपने फोन से चंद्रिका, कुसुम और अमन को खबर कर दिया। फिर धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ चला। मंदिर के पास पहुंचा और अंदर चला गया। मंदिर के गर्भ में पहुंचते ही उसने वहां एक भव्य और भयावह मूर्त देखी जो गुरुन देव की थी, पर वहां कोई नहीं था। तो फिर यहाँ इतनी रात को हवन कौन कर रहा था? वो कहाँ चला गया? फिर आरव इधर उधर खोजबीन करने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था इंस्पेक्टर। आरव आवाज की दिशा में मुड़ा ही था कि उसे अपने माथा में जोरदार झटका सा लगा और वो बेहोश हो गया। इधर कोठी के बाहर वैन में आरव से संपर्क टूटने के कारण चंद्रिका, कुसुम और अमन भी परेशान थे। तभी उन्होंने देखा उस कोठी में जो गार्ड थे वो अंदर जा रहे थे।
उन दोनों गार्ड के अंदर जाने के बाद ये तीनों भी अंदर प्रवेश कर गए। वे दोनों गार्ड किसी भारी वस्तु को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन उन्हें शक हो गया कि ये आरव हो सकता है। चंद्रिका अमन को उनके पीछे लगाकर खुद कुसुम के साथ मंदिर की ओर चल पड़ी। दोनों गार्ड आरव को उठाकर कहीं ले जा रहे थे। तभी आरव को होश आया। वो उनका विरोध करने लगा, लेकिन दोनों गार्ड बहुत शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे और हाथ पैर बंधे होने के कारण आरव भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी आरव को कोई अनजाना शख्स पास आता दिखाई दिया। वो और कोई नहीं, अमन था, जो हाथ में एक मोटा डंडा पकड़े दोनों गार्ड की धुलाई कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो आरव को बंधन से मुक्त कर दिया और दोनों मंदिर की ओर दौड़ पड़े। चंद्रिका और कुसुम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके थे। वहां बैठा बूढ़ा मोटा शख्स अपवित्र मंत्रों का जाप कर रहा था और देवता को किसी की खून चढ़ा रहा था। तभी उस मूर्ति में हलचल होने लगी। वो जागने लगी। ये देख दोनों आश्चर्यचकित हो गए। उस देवता के जागते ही वो शख्स उसके सामने झुक गया। देवता मंदिर के बाहर जा रहा था। देवता चंद्रिका और कुसुम के पास से गुजरा। दोनों वहीं जड़ हो गई थी। मंदिर के पास आरव और अमन पहुंच चुके थे। तभी आरव को कुछ होने लगा। वो जहां खड़ा था वहीं जड़ हो गया। वो ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। ये बलि का वक्त था और बलि देने के लिए आरव बाहर खड़ा था और बलि लेने के लिए राक्षसी देवता भी उसके पास आ रहा था। अमन आरव से दौड़ते हुए आगे निकल चुका था। अमन ने पीछे आरव पर ध्यान नहीं दिया। वो मंदिर की ओर बढ़ने लगा। तभी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता उसे एक भयानक शख्स दिखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस धरती का नहीं, नर्क का वासी है। अमन के भी रोंगटे खड़े हो गए, पर उस मृत्यु के देवता को अमन नहीं दिखा। वो तो बस आरव को अपनी लंबी नुकीली जीभ लपलपाता हुआ देख रहा था। आरव के माथे से पसीने छूट रहे थे, पर अब देर हो चुकी थी। वो मृत्यु देव उसके सामने था। उसके चेहरे पर अपने नाखून फेर रहा था। उसने लंबी चाकू उठाई और उसके सीने में घोंपने वाला था। तभी किसी ने उस राक्षसी देवता पर हमला कर दिया। ये और कोई नहीं, अमन था। मंदिर के अंदर चंद्रिका कुसुम को अभिमंत्रित हथौड़ा देकर देवता के पीछे भेजती है और वो खुद मंदिर में उस शख्स से भीड़ जाती है। उसके काले जादू को मिटाने की कोशिश करती है। मंदिर के बाहर वो मृत्यु का देवता अमन को पकड़कर दूर फेंक देता है। आरव अभी भी वहीं जड़ था। तभी देवता उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लिया और उसका सीना चीरने ही वाला था कि अचानक वहां पहुंची कुसुम ने हथौड़े से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। राक्षस देवता की मूर्ति हवा में गायब होने लगी। मंदिर के अंदर से भयंकर चीख आने लगी। सभी मंदिर के अंदर भागे। अंदर कोई नहीं था। चंद्रिका वहां बेहोश पड़ी थी। सुबह होने वाली थी। चंद्रिका को लेकर वो सभी वहां से निकल चुके थे। इसी के साथ आज इस सस्पेंस थ्रिलर और हॉरिबल सीरीज को समाप्त करता हूँ। दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया मदद करें। धन्यवाद।